नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टोरी टेलर दीपक और आप सुन रहे हैं मौत का खेल। यह पार्ट 10 है। अब आगे। मुझे मालूम था उसमें क्या लिखा था। मैंने कटिंग को लपेटकर लापरवाही से शांता की गोद में डाल दिया। मिस्टर विमल कुमार खन्ना। शांता एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तुम इलाहाबाद की सेंट्रल जेल से फरार मुजरिम सुरेंद्र सिंह सोहल हो। तुमने एरिक जॉनसन में अपनी नौकरी के दौरान 50,000 रुपये का गबन किया था। तुम पकड़े गए थे। तुम पर मुकदमा चला था और तुम्हें 2 साल की सज़ा हुई थी। 1.5 साल पहले जब तुम्हारी सज़ा के 4 महीने बाकी रह गए थे तो तुम जेल से भाग निकले थे। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम जेल से भागने में सफल कैसे हो गए थे। हाँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को बिजली की शॉर्ट सर्किट से जेल में भयंकर आग लग गई थी। आग से मची अपाधपी के दौरान कई कैदियों को भाग निकलने का मौका मिल गया था। अन्य कैदियों के बिना सोचे समझे मैं भी भाग निकला था। बाद में कई कैदी फिर पकड़े गए थे, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया था क्योंकि मैंने अपनी दाढ़ी, मूछें और सिर के बाल कटवा लिए थे और मैं इलाहाबाद से बहुत दूर निकल आया था। आज अगर पुलिस को मालूम हो जाए कि उनका फरार मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल दाढ़ी, मूछ व केस कटवाकर विमल कुमार खन्ना बन गया है और इस समय गोकुलदास एस्टेट में नौकरी कर रहा है, तो तुम पलक झपकते ही जेल की सीखचों के पीछे दिखाई देने लगोगे। मैं चुप रहा। मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था और अगर तुम फौरन यहाँ से भाग खड़े होने के बारे में सोच रहे हो तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम अब इस लिए पकड़े नहीं गए हो क्योंकि तुमने अपना हुलिया बदल लिया है। एक बार पुलिस को तुम्हारी नई सूरत की जानकारी होने की देर है कि तुम फौरन धर लिए जाओगे। मैं हैरानी से शांता का मुंह देखने लगा। मैं वाकई गोकुलदास एस्टेट से बल्कि मुंबई से फौरन भाग निकलने के बारे में सोच रहा था। अब मिस्टर, तुमने अभी फौरन यह फैसला करना है कि तुम वापस जेल जाना चाहते हो या लखपति बनकर ठाठ की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। शांता बोली। उसके स्वर में धमकी का स्पष्ट पुट था। मैडम, मैं अपने स्वर को भरसक संतुलित करने का प्रयत्न करता हुआ बोला, अगर मैं किसी की हत्या करके ही आज़ादी हासिल करनी है तो मैं उस असहाय वृद्ध की हत्या करने के स्थान पर आप जैसी क्रूर और कमीनी औरत का गला क्यों न दबा दूं? जैसे मेरे गला दबाने की हिम्मत और ताकत तुम्हारे में है। शांता उपहासपूर्ण स्वर में बोली, वैसे भी मेरी हत्या करके जरूर फांसी पर लटक जाओगे। लेकिन सर गोकुलदास को 2 मजबूत झटके देने से उनके प्राण निकल जाएंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी कि उनकी हत्या की गई थी। आज जैसे तुम उनको उठाते समय लड़खड़ा कर संभाल गए थे, एक दिन ऐसे ही लड़खड़ाने के बाद मत संभालना। कहानी खत्म। मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं सर गोकुलदास की आधी संपत्ति की स्वामिनी बन जाऊंगी और तुम भी लखपति बन जाओगे और फिर आगे भी तो तुम्हारा मेरा संपर्क बना रहेगा। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी और उस एहसान के बदले पता नहीं कब मैं तुम पर कितनी मेहरबान हो जाऊं। अपने यह काम बास्को से क्यों नहीं करवाया? बास्को को भी आप ही ढूंढकर लाई थी। हाँ, मैंने उससे भी यही बात की थी, लेकिन बास्को गधा था। उसके भेजे में धेले की अकल नहीं थी। उसने ऐसे बेहुदे ढंग से सर गोकुलदास को हैंडल किया था कि अंधे को भी पता लग जाता कि जो कुछ वह कर रहा था जानबूझकर कर रहा था। उसे एक मौका मिला था और उस पर नर्स एलिस की तत्परता से सर गोकुलदास जमीन पर गिरने से बच गए थे। शाम तक उसे नौकरी से निकाल दिया था। वह तो
गनीमत थी कि नर्स एलिस को यह नहीं सूझा कि बास्को सर गोकुल दास को जानबूझकर गिराने की कोशिश कर रहा था। उसने बास्को के एक्शन को उसकी मूर्खता और लापरवाही ही समझा। लेकिन तुम समझदार हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, खास तौर से अब जबकि तुम जानते हो कि तुम मेरी बात न मानने की स्थिति में नहीं हो। बास्को को भी अपने उस ख्वाब की कहानी सुनाई थी जो अपने पिछली रात मुझे सुनाई थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह उसे मेरी ख्वाब की कहानी पर संदेह नहीं हुआ था। उसको पूरा विश्वास था कि मैंने सचमुच ही ऐसा ख्वाब देखा था, और जब भय और आतंक का अभिनय करते हुए मैंने अपने गाउन में से उसे अपने लगभग नग्न शरीर की झलक दिखाई थी और फिर सहारा लेने के बहाने उसके साथ लिपट गई थी, तो उसके होश उड़ गए थे। तुम्हारी तरह मुझे उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि अगर वह सर गोकुल दास को उठाने समय अपने हाथों से फिसल जाने देगा तो वह उन्हें उस नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर उन पर एहसान करेगा। मैंने तो उसे केवल यह बताया था कि सर गोकुल दास की वसीयत के अनुसार उनकी मौत के बाद उनकी एस्टेट के हर कर्मचारी को 50,000 रुपये मिलेंगे। 50,000 रुपये का नाम सुनते ही उसने खुद ही मेरा सपना सच करने का फैसला कर लिया था। लेकिन मुझे उससे इतनी जल्दी और इतने बेहुदे ढंग से काम करने की उम्मीद नहीं थी। उसने तो जरा भी इंतज़ार नहीं किया था। उसने तो अगले ही दिन सर गोकुल दास को ज़मीन पर गिरा देने की कोशिश की थी। नर्स एलिस की वजह से सर गोकुल दास को तो कुछ नहीं हुआ था, उल्टे डॉक्टर कश्यप के कहने पर मुझे बास्को को फौरन नौकरी से निकाल देना पड़ा। शांता एक क्षण रुकी और फिर बोली, उस रोज़ मैं वीटी स्टेशन पर अपनी एक सहेली को सी ऑफ करने गई थी। संयोगवश ही मेरी तुम पर निगाह पड़ गई थी और मैंने तुम्हें फ़ौरन पहचान लिया था कि तुम मेरे काम के आदमी सिद्ध हो सकते हो। तुम पढ़े लिखे हो, सूरत से शरीफ लगते हो, ना कि बास्को जैसा मवाली। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ जल्द ही सबका विश्वास जीत लोगे, और फिर जब कोई गड़बड़ होगी तो किसी को ख्वाब में भी नहीं सूझेगा कि वह गड़बड़ जानबूझकर की गई थी। मैंने मन से एक स्कीम बना ली थी और उसके अनुसार स्टेशन से ही मैं तुम्हारे पीछे लग गई थी। जिस रेस्टोरेंट में तुमने खाना खाया था उसके टेलीफोन बूथ में मैंने जानबूझकर अपना बैग छोड़ दिया था। मुझे पूरा विश्वास था कि अपनी मुसीलिफ की हालत में बैग में मौजूद 10,000 रुपये के नोटों का लालच तुम पर जरूर हावी हो जाएगा, विशेष रूप से तब जबकि तुम पहले भी एरिक जॉनसन में 50,000 रुपये का गबन कर चुके हो। और मुझे केवल चिंता थी तो इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम यह बात नोट ही ना करो कि जब मैं टेलीफोन बूथ में घुसी थी तो मेरे पास हैंडबैग था और जब मैं वहां से निकली थी तो बैग मेरे पास नहीं था। और यह जबकि यही बात होटल में मौजूद कोई दूसरा आदमी नोट करके तुमसे पहले टेलीफोन बूथ में घुस जाए। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि कोई गड़बड़ ना हुई। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम्हें यहाँ पर नौकरी पर रख लिए जाने तक मेरी स्कीम में कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन पिछली रात के तुम्हारे रवैये ने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। अपने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम नौजवान हो। जेल जाने के बाद से पता नहीं कब से किसी औरत के संसर्ग में नहीं आए हो। तुम फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे थे और लंबे लंबे फाके काट रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि थोड़ी सेक्स अपील और 1 लाख रुपए की रकम का लालच ही तुम्हें मेरा काम करने के लिए तैयार कर देगा। मैंने सुना था कि जो आदमी एक बार अपराध कर चुका हो वह दोबारा अपराध करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। अपने शायद ठीक सुना है, लेकिन यह बात मुझ पर इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि मैंने एक बार भी अपराध नहीं किया है। क्या तुम 50,000 रुपये के उस गबन को कोई अपराध नहीं कहते जिसकी वजह से तुम्हें 2 साल की जेल की सज़ा हुई है?
मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं आपको अपनी बात पर विश्वास कराने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं वाहे गुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने गबन नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था। झूठ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे ज़िंदगी में दोबारा वाहे गुरु की देहरी पर माथा टेकने नसीब ना हो। शांता हैरानी से मेरा मुंह देखने लगी। तो फिर तुम निर्दोष कैसे फंस गए? उसने पूछा। कहानी बहुत लंबी है, मैं दुखी स्वर में बोला। मोटे तौर पर इतना जान लीजिए कि उन दिनों मुझे यह दुनिया बहुत खूबसूरत लगती थी और इसमें बसा हर आदमी मुझे देवता मालूम होता था। मैं हर आदमी को तब तक भला आदमी समझता था जब तक कि वह अपने आप को बुरा आदमी साबित न कर दे। मैडम, मैंने अपने बुरे दिन इसलिए नहीं देखे क्योंकि मैं बहुत भला था। मेरी पत्नी सुरजीत कौर, जिसे संसार की सबसे अच्छी औरत मानता था और ग्रंथ साहिब के बाद जिसकी मैं सबसे ज़्यादा पूजा करता था, एरिक जॉनसन के मैनेजर डोगार से प्यार करती थी। मेरा मैनेजर मेरे घर आता रहा, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी पर डोरी डालता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। फिर मैनेजर ने ही मुझे गबन के केस में फंसा दिया। मैंने पुकार कर कहा कि मैंने गबन नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ट्रेजेडी यह थी कि मेरी बीवी ने ही अपनी शहादत में पुलिस को बयान दिया कि उस रात को उसने मेरे पास 100 के नोटों की गड्डियाँ देखी थी और उसके उस रुपए के बारे में पूछने पर मैंने उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। नतीजा यह हुआ कि मुझे 50,000 रुपये के गबन के इल्ज़ाम में 2 साल की सज़ा हो गई।